तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा, राख बना दूंगा तेरी। तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक बार जो दिल में समा जाए, आदमी मर मिटने को तैयार हो जाता है। तू बिल्कुल परेशान मत हो। कहीं देर तो नहीं हो जाएगी? मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, मगर इस पल पल बदलती दुनिया में एक दौर है, एक जमाना है, एक सदी है। ये कहानी उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर, बस वो दो नाम ही मुकम्मल हैं। इससे बेहतर भी कहानी क्या होगी? तो आओ सुनाऊं तुम्हें ये कहानी, बोलते अफसाने की जुबानी। शुक्रिया, आइए बैठिए। अरे झूले मामू, अरे झूले मामू। कैसी हो? ठीक हो? झूले में खैरियत से? कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ मेरे साथ। सुमिया कैसे हैं आप? बैठिए। ये बताओ कि घर में सब खैरियत? अल्लाह का करम है। दूल्हा भाई, आपने आमिल बाबा को इत्तला की थी? कब तक आ जाएंगे वो? तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैंने आमिल बाबा को कह दिया, शाम तक वो आ जाएंगे। तुम देखना फिर फहमी बिल्कुल ठीक हो गई, यहाँ से जाएगी। झूले मामू मेरे छोटे मामू थे जो कॉलेज में पढ़ा करते थे। हफ्ते के हफ्ते छुट्टी के 2 दिन वो अपनी बड़ी आपा यानी मेरी माँ के पास गुजारने आ जाया करते थे। इन दिनों वो डेवड़ी के सारे बच्चों को साथ लेकर खेलते और झूला देते। बस इसीलिए उनको सब बच्चे झूले मामू कहा करते थे। झूले मामू अपनी दोनों बहनों यानी मेरी माँ और खाला फहमी से बहुत लाड करते थे और वो दोनों भी उन पर जान छिड़कती थीं। जब से खाला फहमी इलाज के लिए फूलों वाली कोठी आई थीं, वो भी साथ ही उठाए थे। आम ख्याल यही था कि फहमी खाला पर किसी आसेब का साया है, और ये बात उस वक्त सच साबित हो गई जब एक आमिल साहब ने उनका इलाज शुरू किया। आप पहुंचे आने वाले। आ जाओ, आ जाओ, जिसका इंतजार था वो आ गए। आज फैसला हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा, राख बना दूंगा तेरी, जला दूंगा तुझे। तो मेरा
नहीं कर सकता। मैं तुझे चींटी की तरह मसल के फेंक दूंगा। अच्छा, तू ये समझता है अभी तो क्या करता हूँ? रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। आखिर क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? क्यों इसकी जान का दुश्मन बना हुआ है तू? क्या चाहता है? इसकी जान छोड़ दे। ऐसे नहीं। क्या चाहता है आखिर? हमें नजर आना चाहिए और आइंदा की जमानत। ठीक है, जिस तरह तू चाहता है वैसे ही होगा, लेकिन इसकी जान छोड़ दे। तो काले बकरे उसी पेड़ के नीचे ज़बह किए जाए। और ये लड़की आइंदा अंधेरे में या सुनसान में उस पेड़ के नीचे ना आए। ठीक है, नजराना दे दिया जाएगा और आइंदा ये उस दरख्त के नीचे भी नहीं जाएगी, लेकिन तू इसकी जान छोड़ दे। ये लड़की 40 दिन तक कोई खुशबू, मिसी, काजल और तंतासा इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, जैसा तू कहता है वैसा होगा। लेकिन इसका सुपुर्दार कौन बनेगा? इसका भाई यहां बैठा है, ये है इसका सुपुर्दार। भाई नहीं बनेगा। इसका बहनोई भी है इधर। क्या भाई और बहनोई के अलावा कोई नहीं है? आ रहा है इसका सुपुर्दार, लेकिन तू वादा कर कि इसे आइंदा कभी नहीं सताएगा और कभी इस पर नहीं आएगा दोबारा। हमने कह दिया ना कि हम वापस नहीं आएंगे। अगर इस लड़की ने अहद ना तोड़ा तो अजीज है इसका, मगर बाप भाई या बहनोई नहीं है। नाम पुकारो सुपुर्दार का। मुजीबुद्दीन। मुजीबुद्दीन। मुजीबुद्दीन वल कलीमुद्दीन। हाँ, मुजीबुद्दीन वल कलीमुद्दीन। ठीक है, मुजीबुद्दीन वल कलीमुद्दीन, तुम इसके सुपुर्दार बनोगे? जी मुझे मंजूर है। तुम मुझे अहदार इंसान लगते हो। इस लड़की का हाथ थामो और इसके सुपुर्दार बनो। मेरे दिल में ख्याल आया कि खाला फहमी उनसे कलाई छुड़ाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाला बिल्कुल पुरसुकून होकर लेटी थी। बस उनकी सांस नाहमवार थी। कभी खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती और कभी तेज तेज। ताया जी भी रौबदार किस्म के आदमी थे। मैंने उन्हें गुस्से में कभी नहीं देखा, लेकिन वो लिए दिए रहने वाले आदमी थे। आइए आइए आइए। भाई माशाल्लाह बहुत जीदार और हिम्मत वाला बच्चा है आपका। अच्छा ये बताओ, कोई बोझ तो महसूस नहीं कर रहा है अपने किसी कंधे पर? जी है, लग रहा है मुझे। कहाँ, किस कंधे पर? दोनों में बहुत है। अच्छा, अभी देख लेते हैं। अब बताओ, हटा बोझ? जी अब नहीं है।
गर्दन में टीस उठी है। ठीक है? जी अब ठीक है। भाई गयाफुद्दीन साहब, मैंने आपके घर से हर बला निकालकर बाहर फेंक दी है और इस बच्चे के कंधे पर जो था वो भी मैंने निकाल दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। शुक्रिया तो मेरे साथ साथ आप इसका भी अदा करें, क्योंकि इस मामले में इसने मेरी बड़ी मदद की है। मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला है। चलाओ तुम्हारी अम्मा को बताएं तुम्हारी बहादुरी के किस्से। आए अरे बन्नो। जी भाई साहब। अरे कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ। भाई आज तुम्हारे बेटे ने तो कमाल कर दिया। क्या किया इसने भाई साहब? अरे इसने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी खाला को आमिल साहब के साथ मिलकर उस जालिम के पंजे से छुड़ाया है। सच? इसका मतलब है कि हमारी फैमिली ठीक हो जाएगी? अरे हो क्या जाएगी, अल्लाह के फजल करम से ठीक हो गई है। बल्कि आमिल साहब तो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन को उन बलाओं से निजात मिल गई है और इसमें तुम्हारे बेटे की बहादुरी और मेहनत भी शामिल है। अरे बन्नो, तुम तो एक बहादुर बेटी हो और एक बहादुर बेटी की माँ भी तो हो तुम। अब तो अल्लाह के फजलो करम से सब मसला हल हो गया है। जी भाई साहब। बड़ा करम किया अल्लाह ताला ने। सब ठीक हो जाएगा। लो संभालो अपने नवाब मियां को, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। उस रात के बाद तो घर की फिजा ही कुछ और थी। मैं बच्चों में अपनी सियानपत भगारता और रौब गांटता फिरता था कि उस रात ये हुआ, उस रात वो हुआ। बल्कि बच्चों ही में क्या, बड़ों में भी मेरी धाक बैठ गई थी। अम्मी, खाला फहमी, ताई जी, फूफी आपा, कौन था जो मुझे दुलारता, पुचकारता और उस रात का किस्सा बार बार ना सुनता। मैं उस रात होने वाला सारा वाकया पहले लम्हे से और ताया जी के हाथ पकड़ने तक एक माहिर किस्सा गो के अंदाज में सुनाता था। खाला फहमी का तो लाड ही खत्म नहीं हो रहा था। कई दिन पूरी कोठी इस दास्तान भी फिजा में रही। वैसे तो यह मामूल ही था कि अपने अपने काम काज समेट कर कोठी की खवातीन डेवड़ी में आ बैठती थी, लेकिन उन दिनों तो सब जैसे एक ही जगह हर वक्त इकट्ठे रहते थे और खाला फहमी और मैं सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए थे। बस हर तरफ खुशियों का राज था। हमारी पिट गई। नहीं कहाँ? आपकी पिट गई। ये देखो। नहीं 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 अरे नहीं, आप खामखाई गलत गलत गलत। अरे गलत है ये। आंटी नहीं कीजिए। नहीं ये गलत है। नहीं नहीं आपकी पिट गई है, हम बता रहे हैं। अब ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे? बस हम भी ठीक हैं। आपको देखने आए थे तो देख लिया। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। अरे चाय बनाने की जरूरत नहीं है, अभी हम चाय घर से पीकर चले थे। क्या खेल रहे हो तुम? जी ये खेल रहे थे।
आपकी। कहाँ से? ये लीजिए खाला। ये क्या? पता नहीं। पर मेरे गुड्डे, तुम्हें ये दिया किसने? ताया जान ने दिया। ताया जान? अच्छा, पर इसमें क्या है? अरे मुझे क्या पता, खोल के देखिए ना। कितना खूबसूरत है ये ना, है ना? बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भाई रियाज मियाँ, अब कैसी तबीयत है फहमी की? भाई साहब अल्लाह का शुक्र है, अब तो बेहतर है। जब से वो आमिल बाबा ने इलाज किया है अब बिल्कुल ठीक है। चलो अल्लाह का शुक्र है। आदाब। अली जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे माशाअल्लाह। फहमी का, और फहमी आ गई। खुश रहो। कैसी हैं आप? जी हम बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अभी रियाज मियाँ से आप ही की खैरियत पूछ रहा था मैं। जी शुक्रिया, हम बिल्कुल ठीक है। खाला की तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी और वो हर वक्त खुश नजर आती। वो हमेशा किसी ना किसी काम में मसरूफ ही रहती। वो हमेशा से ऐसी ही थी, या यूं कहना चाहिए कि वो तो बस उनके दौरों के दिन थे जब मैंने उन्हें बिस्तर पर देखा। रात के खाने तक सारे काम निमट जाते। इसके बाद वो सारे बच्चों को खाने के लिए लेकर बैठ जाती और मजे मजे की बातें करती। अस्सलाम वालेकुम भजिया। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम झूले मामू। वालेकुम क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। चलो वैसे इस बार भी अव्वल आने का इरादा है या नहीं? जी आ जाऊंगा। हाँ हाँ, पास भी हो ही जाओगे। अब सबक याद करो। भजिया आपा नजर नहीं आ रही। वो गुस्ल खाने में वजू कर रही है, बस आती होंगी। भजिया भाई साहब ने याद किया है आपको, बुलाया है। कह रहे थे कि काफी दिन हो गए, अब आप वापस आ गए। पापा, मेरा वापस जाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा है। मैं भी तुझे बिल्कुल वापस नहीं भेजना चाहती मेरी जान, लेकिन मजबूरी है ना। भाई ने बुलाया है, जाना भी जरूरी है। देख, तू बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अगले हफ्ते जब माँ जान से मिलने के लिए आऊंगी तो उनसे कहकर तुझे अपने साथ ले आऊंगी। खुश? अगले हफ्ते? हाँ मेरी जान, पक्का वादा। पर आपा,
अगला हफ्ता तो अभी बहुत दूर है। ऐसे क्यों बोलती है? इतनी जल्दी गुजर जाएगा ये एक हफ्ता। तू मेरा इंतजार करना। ये वादा है आपा का कि वो तुझे जरूर लाएंगी अपने साथ। आपा, आप मुझे पक्का वापस ले आएंगी ना? आऊंगी। कहीं देर तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल देर नहीं होगी। पलक झपकते एक हफ्ता गुजर जाएगा। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जितना समझा सकता था समझा दिया। अब तुम ही कहो इसका क्या हाल है। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। वक्त के साथ साथ उसके सब समझ आ जाएगी। मैं सोच रहा हूं बन्नों से बात करूं, उसे सब कुछ बता दूं। नहीं, आप बन्नों से कोई बात नहीं करेंगे। मुनासिब मौका देख के मैं खुद बात कर लूंगी उससे। चलें, अभी बहुत रात हो गई है, आराम करें आप। परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाला के जाते ही कोटी भाएं भाएं करने लगी थी। हालांकि बाकी सब लोग वहीं थे और सारे काम उसी तरह हो रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सारी रौनक उनके साथ ही रुखसत हो गई थी। और उस रोज तो कुछ अजीब ही सा हो रहा था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो कुछ ऐसी वहशत सवार हो गई जो इससे पहले मैंने कभी घर में ना देखी थी। फूफी आपा सहन में बैठी थी और मेरी छोटी बहन स्कूल से आ चुकी थी, लेकिन अभी तक स्कूल ही के कपड़ों में थी और मुझे अम्मी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। अब हमें क्यों नहीं लेके गई? अम्मी आप रो रही हैं, क्या वो बताएं? प्लीज बताएं ना। तेरी खाला चली गई। कहाँ चली गई? वो इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आई थी, खत्म हो गई। लेकिन हुआ क्या था? यहाँ से तो बिल्कुल ठीक गई थी। क्या खाला को फिर से दौरे पड़ने लगे थे? हाँ, जब वो गिरी थी तो दौरा ही पड़ा था उस वक्त उसे। कहाँ से गिरी थी? छत पर खड़ी थी, खिड़की साफ कर रही थी, दौरा पड़ा और सर के बल गिर गई। नहीं नहीं नहीं, कहने लगे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। अरे फहमी के दोनों बड़े भाइयों को इसी बात पर तो ताव आया और छोटे वाले ने तो बहन की तरफदारी भी की और उसके हक में बोला। पर दुल्हन तुम तो जानो भाई, बड़े तो बड़े ही होते हैं, उन्हीं की चलती है। हाँ ठीक कह रही हो ये तो तुम। घर गृहस्थी हो या भाई बरादरी,
पर फिर ये भी तो हो सकता है कि कहीं फहमी के मुंह से कुछ निकल ही ना गया हो। उसने किसी का नाम तो नहीं ले दिया ना? अरे नहीं नहीं, वैसे ये उम्र भी ऐसी ही होती है, एक बार जो दिल में समा जाए आदमी मर मिटने को तैयार हो जाता है, पर अपनी बात से नहीं हटता। हाय हाय, कैसी दो घड़ी की आई, तौबा है मेरे मालिक। अरे यकीन मानो, मेरा तो कलेजा जैसे धसा ही जा रहा है। कैसी हंसमुख बच्ची थी, अरे दौड़ दौड़ के काम करती थी वो, और किसी का काम मना नहीं करती थी, हर काम में आगे आगे होती थी। साले मुँह ने छोड़ा नहीं उसे। हाय दुल्हन, भाई सुना है बड़े भाई ने हाथ पैर बांधे और छोटे वाले भाई ने करंट दे दिया। घड़ी दो घड़ी में ख़त्म हो गई बच्ची बेचारी। न रिश्तों ने हाथ रोका, न खून ने जोश मारा। हाय हाय, कैसे पत्थर दिल भाई थे। हाय अल्लाह, तौबा तौबा। या अल्लाह, तू अपना रहम करना सब पे मेरे मालिक। मासूम कैसी हंसती खेलती चले गई। अब मैं नहीं रहा था, किसी काम में जी लगता ना कोई चीज अच्छी लगती। हर वक्त खाला फहमी याद आती और जहन में नक्शा सा खींच जाता कि उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें करंट लगाया जा रहा है। खाने पीने से मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो गया था, कुछ खाया ही ना जाता और अम्मी को मेरी हालत पर तशवीश होने लगी। उन्होंने अब्बू से कहा कि मुझे हकीम साहब को दिखा लाएं, सूखता जा रहा हूं मैं। मेरे दिल में कई बार आई कि उनसे फहमी खाला के बारे में पूछूं, लेकिन हिम्मत ना हुई। उस दिन मैं बुखार में बेसुध पड़ा था और इस कैफियत में न जाने कैसे मैंने उनसे पूछ ही लिया। अम्मी, खाला फहमी को करंट देके मामू ने क्यों मार दिया? अम्मी, ये तुझसे किसने कहा? मैंने सुना था, लेकिन उन्होंने क्यों मारा? मेरे लाल, उसका वक्त यहीं तक लिखा था और कोई भी अपने नसीब से ज्यादा नहीं जीता। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जख्म भी मेरा है और वो जख्म भी मेरा है। किसी को दिखाने से क्या फायदा? एक बात पर पर्दा रहे, वो ही अच्छा है। तू ना तो किसी से इस बात का जिक्र करना और ना किसी की कोई बात सुनना। कुछ भी कहने सुनने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी ना मेरे लाल? वापस तो नहीं आ जाएगी ना? अस्सलाम वालेकुम। भाई बन्नो, हम सऊदी अरब जा रहे हैं, अब वहीं रहेंगे। किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों की हिफाजत करे। बन्नो, भाई साहब रात की गाड़ी से कराची जा रहे हैं, उसके बाद परसों वो सऊदी अरब चले जाएंगे, फिर वहीं रहेंगे, वहीं काम करेंगे। आप क्यों जा रहे हैं भाई साहब? अल्लाह ताला हमें रहने के लिए वहाँ बुला रहा है, इसलिए जा रहे हैं बस। बन्नो, तुम समझदार हो, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। जी भाई साहब।
ना बनो ना, दिल छोटा नहीं करते। जी भाई साहब। खुदा खैर करे। चलें भाई साहब, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आता हूँ। पर इसमें कुछ बुरा तो नहीं था बन्नो। भाभी, फहमी तो बच्ची थी, लेकिन भाई साहब तो साहिब अकल थे। मैं तो यही कहूंगी कि सारा कसूर उनका था। कसूर कैसा बन्नो? उन्होंने कोई बुरा तो नहीं चाहा था ना, उन्होंने तो बस हाथ थामने की कोशिश की थी। खुदा लत्ती कहो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। जब अल्लाह और उसका रसूल राजी है तो फिर हम कौन होते हैं? फसाद तो बुरा मत मानना बन्नो। तुम्हारे भाइयों ने उस मासूम की जान ले ली, बदी पर तो वो उतर आए थे ना। भाभी, ना तो मैं भाइयों की तरफदारी करूंगी और ना ही मैं उनसे खुश हूं। उन्हें जीते जी माफ नहीं करूंगी मैं। मर गए वो मेरे लिए। बन्नो यकीन करो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो तो जुल्म करने वाले आदमी हैं ही नहीं। भाभी, आपकी अजमत को तो सलाम करती हूं मैं। आप निहायत ही शौहर परस्त खातून है। शौहर आपकी आंखों के सामने उम्र में 20 साल छोटी लड़की के साथ इश्क की कहानियां गढ़ता रहा, यहां तक कि निकाह का इरादा भी कर बैठा, लेकिन आप उनकी गलती को नजरअंदाज करती चली गई। आपको तो सलाम करने को दिल करता है मेरा। आप निहायत ही अजीम औरत है। देखो बन्नो, मैं तुम्हें आखिरी बात और बता देती हूँ, इसके बाद तुम्हारा दिल माने तो तुम यकीन कर लेना। उस रात जब आमिल बाबा फहमी का जिन उतारने आए थे तो उन्होंने तुम्हारे भाई को सुपरदार बना लिया था। तो रात में ही उन्होंने मुझे पूरा वाक़या बता दिया था और बाद में भी वो फहमी के बारे में मुझे बताते रहे। फहमी ने उन्हें अपना आइडियल बना लिया था। वो ये जानते थे कि वो उनसे 20 बरस छोटी है। वो इस सिलसिले में ख़ुद बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार सोचा कि वो तुमसे बात करें, पर मैंने ही उन्हें मना कर दिया। मैंने सोचा कि जब फहमी अपने माँ बाप के घर चली जाएगी तो मैं ख़ुद तुमसे बात करूँगी। वैसे बन्नो, ये हकीकत है कि मुझे फहमी से उनके निकाह पर कोई एतराज़ नहीं, और एतराज़ हो भी कैसे सकता है जब अल्लाह और उसका रसूल राज़ी है, तो मैं मना करने वाली कौन होती हूँ? बन्नो, अगर मुझे मालूम होता कि वो अपने बाप के घर जाके अनाव की भेंट चढ़ जाएगी तो मैं उसे जाने ही नहीं देती। मैं रोक लेती उसे और उसको पीछे खड़ा करके उसके आगे आ जाती। बस अल्लाह